नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं 2 दिन तक गाड़ी में रहा हूँ। अच्छा। एक ही मंच से मोदी जी ने भी जनता को एड्रेस किया है और मैंने भी एड्रेस किया है। आपने भी किया। और जब मैं एड्रेस करता था तो नरेंद्र मोदी जी भी मेरी स्पीच के ऊपर तालियां बजाया करते थे और मेरी पीठ ठोका करते थे कि केडिया जी जो है आपकी पार्टी को बहुत जरूरत है जी। मैं बचपन से आरएसएस की शाखाओं में गया हूं। अब ये 2 कैंडिडेटों के बीच में इतनी कांटे की टक्कर है कि ये जीत 10,000 से वो जीत जाए, दान सिंह जीत जाए, 10,000 से धर्मवीर जीत जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अच्छा। मैं जो है कि नहीं इस चुनाव में चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी कुछ जो है कि नहीं बातों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां खास तौर से राहुल गांधी जिसको कोई समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे बोलना चाहिए, जिन लोगों ने भी उसका नाम पप्पू रखा तो पप्पू तो उसने अपने आप को साबित जगह जगह पर कर रहा है। महंगाई 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 महंगाई। अरे तुम कहते हो गैस का सिलेंडर हम थे तब 500 रुपए का था, अब 1000 रुपए का हो गया। अरे भले आदमी हो, 500 रुपए में सिलेंडर कितने मिलते थे? ब्लैक में 1500 में सिलेंडर लेना पड़ता था। ओम प्रकाश जिंदल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक तालमेल बना था वो मेरे रेजिडेंस पे उस दिन रैली के बाद मेरी रेजिडेंस पर खाना था तब बना था। जहां पटवारी 500 रुपए लेता था इंतकाल के, वहां 5,000 रुपए तो इंतकाल के लगन लग रहे हैं। तहसीलदार मार्किंग भी करने के 2,000 रुपए जब नहीं मिले तो मार्क भी नहीं करता किसी चीज को। जो 40 पार होने की स्थिति में नहीं है वो बहुमत से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अमन जी आप देख लेना, पिछली बार तो मैंने कहा था 302 प्लस सीट आएगी एनडीए के, और आज आपसे मैं कह रहा हूं कि 278 प्लस सीट आएगी। 278 से तो कम नहीं आएगी, और ये 300 के नजदीक सीट जो है जाकर के बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान तो उठाना ही होगा इस चुनाव में। कांग्रेस की बदले हुए हालात में करीब 60 से 65 सीटें आएंगे कांग्रेस की। केजरीवाल का तो मैं ये कहूँगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब स्थिति हो गई है। वो चाहे जेल में रहे या बाहर रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब जो होगा नहीं इसका नंबर सत्ता में नहीं आएगा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस वालों ने इसके अंदर डाला। उनके दिमाग में ये थी कि कांग्रेस की खटिया खड़ी करके ये 2 जगह सरकार बनाएगा। अभी इसकी खटिया ऐसी खड़ी कर दो, बेवकूफ हो रहा है ये। बनिया बावन बुद्धि वाला बनिया तो रहा नहीं, ठीक है, रात दिन प्रधानमंत्री का पद दिखाई देता है, और इसकी जगह जो होगा नहीं प्रधानमंत्री निवास की बजाय तिहाड़ बना दो। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में भिवानी अनाज मंडी के प्रधान जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी, भिवानी के अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए क्रांतिकारी एवं प्रखर प्रवक्ता श्री विष्णु केडिया जी आज हमारे साथ में हैं। और अभी जो माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का, इनके साथ इस विषय पर विस्तृत वार्ता के लिए इन्होंने मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। केडिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मुलाकात का समय दिया। अमन जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस विषय में अपने विचार रखूं। आप निसंकोच मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, आपका यहाँ पर स्वागत है। केडिया जी, वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है,
तो आप का तो एक बहुत बड़ा जनाधार है और आप सामाजिक व्यक्तित्व हैं, अनेक परिवार, अनेक लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो आज आप कौन सी पार्टी के साथ में हैं, जरा स्पष्ट करें। मैं जननायक जनता पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ का महासचिव हूँ, हरियाणा प्रदेश का। और आज लोकसभा चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की मैं सपोर्ट कर रहा हूं। विष्णु जी, ये तो कुछ अजीब सी बात नहीं हो गई, क्योंकि पिछली बार 2019 में आपने तो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरने का विचार मन में बना लिया था और आपको भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। फिर वहां पर वाराणसी में आपको 4 घंटे तक डीएम कार्यालय में बिठाए रखा। आपने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की और आज आप कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो भी बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो ये कैसे हो रहा है? आप मुझे अगर ये कहें कि आपको सीबीआई का या अन्य किसी एजेंसी का आपको भी बीजेपी ने डर दिखाया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी वो भी बीच में आता है। मैं आपका मंतव्य जानता हूँ जी, मगर मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पिछली बार 2019 में जब वाराणसी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया था, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हराऊं और मैं वहां पर विजयी बनूं, और ये संभव भी नहीं था। ये सब मैंने इसलिए किया था कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहा था कि चौकीदार चोर है, और मेरे आप पिछले बैनर देखोगे 2019 के, तो उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी चोर नहीं, चित चोर है। इसने जनता का जो हो कि नहीं मन जो हो कि नहीं चुराया है और ये दिलों में राज कर रहा है, जनता के दिलों में राज कर रहा है। और पिछली बार मेरा जो चुनाव प्रचार के लिए रथ मैंने तैयार किया था, उसके ऊपर भी मैंने ये लिखा था 302+ विजय रथ यात्रा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर से नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए वहां से मैंने प्रत्याशी बनने का मन चल रहा था। वो एक अलग बात है कि जब मैंने यहाँ रोड शो निकाला तो यहाँ मेरे को जो है ना पुलिस ने उठा लिया, क्योंकि लोकल विधायक घनश्याम दास सराफ बीजेपी का है, अग्रवाल जाति से बिलोंग करता है। उनके दिमाग में ये थी कि अगर ये जो कि नहीं वाराणसी जाकर के चुनाव लड़ने में कामयाब हुआ और वहाँ कोई 20-30-50 हज़ार वोट इसने ले लिए, तो कहीं भिवानी सीट पर, विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ना ठोक दे और बीजेपी टिकट जो है विष्णु केडिया को ना दे दे। जी, तो मुझे उठवाया, पुलिस ने नहीं उठाया, मुझे उठवाया गया था। अच्छा। और 107-51 के मुकदमे में भी मेरे को 2 दिन तक जेल में रखा। अच्छा। ताकि मैं वाराणसी नहीं पहुंच पाऊं, जबकि ये थाने में अवेलेबल ऑप्शन होता है। जी, मेरा कोई अपराध नहीं था। जी। और मैं सारे जो है प्रचार, यहाँ के जो प्रयास विफल हो चुके प्रशासन के, मैं वाराणसी गया। वाराणसी जाकर के मैंने 25,000 रुपये जो सिक्योरिटी थी वो जमा करवा दी। ठीक है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने तैयार कर रखे थे। जी। मेरे प्रस्तावक भी वहाँ तैयार थे। और जब मैं नामांकन के लिए लाइन में खड़ा था तो मुझे पुलिस वाले उठा करके ले गए। अच्छा जी। और मुझे नामांकन का जब समय 3 बजे का था तो मुझे 3:30 बजे छोड़ा गया। जब मुझे छोड़ा गया तो मैंने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, धरने के ऊपर मैं बैठ गया और 4 घंटे तक मैं वहाँ धरने पर बैठा रहा, रात्रि के 8 बजे तक। ठीक है। रात्रि 8 बजे जो है पुलिस के उच्चाधिकारी आए और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ विरोध करने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन के हाथ में नहीं है, आप कोर्ट जाओ।
तो मैं फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जजेस जो थे वो दोपहर से पहले तक तो मेरे पक्ष में बोल रहे थे कि इस प्रकार से कैसे जो है लोकतंत्र में किसी को भी नामांकन भरने से वंचित किया जा सकता है। मगर दोपहर बाद में मेरी रीट जो है डिसमिस कर दी। अच्छा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं गया कि अब फार्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें तो कोर्ट दखल देगी नहीं, क्योंकि पूरे देश के चुनाव चल रहे हैं। ठीक है। तो फिर मैं जो है यहाँ अपने भिवानी आ गया। ठीक है। और जहाँ तक आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी गए और आज आप बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो जी, तो उसके पीछे मेरा मंतव्य ये था कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के मंच के ऊपर और पब्लिक को एड्रेस करने के लिए मेरे पास जो है उम्मीद की कोई किरण नहीं थी कि मुझे स्थान मिलेगा जी। और नामांकन भरने के बाद में मैं वहाँ प्रत्याशी होता तो मेरे पास जो है पावर होती, कहीं भी मैं जो है पब्लिक को एड्रेस कर सकता था मेरे प्लेटफार्म से। ठीक है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं बीजेपी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं जो है लागू हुई हैं और जिनसे जनता को भारी फायदा हुआ है, मैं उन योजनाओं का जो है विस्तार से वर्णन करता वहाँ। और मैं पब्लिक से ये पूछता कि जब इतना बढ़िया काम सरकार कर रही है सार्वजनिक हित में, और फिर ये विरोधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, मैं ये कह रहा था चौकीदार चोर नहीं है, ये चित चोर है, इसने जनता का दिल चुराया है, काम किए हैं, देश हित में राष्ट्र को मजबूत किया है। तो अगर आप इन विरोधियों की बात मानते हो तो विपक्षी पार्टियों का पहले का राजकाज आप लोगों ने देख रखा है, और आप अगर मोदी जी को वोट नहीं देना चाहते तो फिर मेरे को वोट दे दो। ठीक है। मेरी जो चुनाव लड़ने की जो मेरी नीति थी वो ये थी, वो मेरी नीति ये थी कि मैं मेरे पास एक सशक्त मंच हो और मैं पब्लिक को एड्रेस कर पाऊं जी, मेरे विचारों से। जी जी। और इसीलिए मैं गया था वहाँ, और यहाँ जो लोकल बीजेपी के लीडर थे उनको ये भय सता रहा था कि जब विकास पार्टी का और बीजेपी का गठबंधन था तब यहाँ पूरे हरियाणा के दौरे साझा जो है प्रोग्रामों के तहत हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के होते थे जी। तो मैं उस समय जो है पूरे हरियाणा में कम से कम 14-15 जगह जो है मैंने मंच से जो है पब्लिक को एड्रेस किया है। अच्छा जी। नरेंद्र मोदी जी भी उस समय मेरी तरह आम नागरिक थे, और बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडरशिप है वो भी जो है सिर्फ जो है कार्यकर्ता थे, उनको कोई पद या मंत्री या एमएलए नहीं बने थे जी। तो मैं स्पीच जो है वहां देता था। नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं 2 दिन तक गाड़ी में रहा हूं। अच्छा जी। और लोकल जो बीजेपी की लीडरशिप है उनको ये पता है इस बात का जी। एक ही मंच से मोदी जी ने भी जनता को एड्रेस किया है और मैंने भी एड्रेस किया है। आपने भी किया। और जब मैं एड्रेस करता था तो नरेंद्र मोदी जी भी मेरी स्पीच के ऊपर तालियां बजाया करते थे और मेरी पीठ ठोका करते थे कि केडिया जी जो है आपकी पार्टी को बहुत जरूरत है जी। वो एक समय की भाग्य की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से निजात पाली और एक तरफा उनका एटीट्यूड यही था कि मैंने राजनीति करनी है जी। और देश की सेवा करनी है जी। मेरे पीछे पारिवारिक जिम्मेवारियां थी। मैंने जो है कि नहीं अपना लोकल एरिया से बाहर में कभी गया नहीं, लेकिन लोकल लीडरशिप के मन में ये डर था कि अगर नामांकन दाखिल कर दिया और चुनाव प्रचार में जो है
नरेंद्र जी मोदी को ये पता लग गया कि ये वही विष्णु केडिया है, तो कहीं इसके ऊपर दरियादिली दिखा करके विधानसभा की भिवानी की टिकट इसको ना दे दे। मेरा इरादा बीजेपी सरकार को मजबूत करने का था। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ फार्म भरकर एक प्लेटफार्म बनाने के लिए मैं वहां गया था। लेकिन जो भिवानी के जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने उसका गलत आकलन कर लिया, यानी कि वो भयभीत हो गए, डर गए, उनको लगा कि उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। ये कोई डरने की, भयभीत होने की बात नहीं है। ये एक कंपटीशन होता है राजनीति में भी, हर आदमी खुद बनना चाहता है। मेरे सभी बीजेपी के जो पदाधिकारी है उनसे भी मेल है। जितने भी नेता हैं हरियाणा में, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे NLA के हों, चाहे जननायक जनता पार्टी के, मेरी सारी लीडरशिप से, सारे सामाजिक जो संगठन हैं उन सब से मेरे रसूख हैं। मैंने कभी किसी से व्यक्तिगत जो है विरोध कभी किसी का नहीं किया, और ना ही मैंने किसी सामाजिक संस्थाओं के रास्ते का रोड़ा बना। तो वर्तमान में केडिया जी जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो फिलहाल आप किसका समर्थन कर रहे हैं और किस प्रकार से? मैं विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं। मैं बचपन से RSS की शाखाओं में गया हूं, और मेरा व्यक्तित्व जो है वो RSS विचारधारा से पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और मेरा मानना ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एकमात्र देश में ऐसा संगठन है जिनसे निकले हुए लीडर सार्वजनिक हित में काम करते हैं। व्यक्तिगत जो है कोई भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाते। वो मेरिट के हिसाब से ही मतलब सभी लाभ लोगों को मिलते हैं, तो मेरिट के आधार पर मिलते हैं, या फिर सरकार की जन योजनाएं जितनी भी है पब्लिक वेलफेयर की, तो सार्वजनिक हित का काम करती है। मतलब स्वार्थ से परे हैं। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो देश हित में काम कर रही है। उनको अपने परिवार के बारे में कोई भी उनका उत्थान करने के बारे में उनका कोई इरादा नहीं है। तो केडिया जी, जैसे हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें, आप यहाँ पर स्थानीय स्तर के ऊपर जैसा कि रहते हैं, अनाज मंडी भिवानी के आप प्रधान हैं, तो आपकी दृष्टि में ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? आज भिवानी की स्थिति कांटे के टक्कर की है। अच्छा। आज पोजीशन ये है कि राव दान सिंह भी इस एरिया में पहले से व्यक्तिगत बहुत रसूख बना रखे हैं। राव दान सिंह ने भी हमारी मंडी में ही कम से कम भी 20 दुकानदार तो ऐसे होंगे जिनके राव दान सिंह से व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। व्यक्तिगत ताल्लुकात दान सिंह से मेरे भी बहुत अच्छे हैं। और चौधरी धर्मवीर सिंह है, वो भी यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है। एंटी इनकम्बेंसी लहर चलती ही है जब कोई पार्टी लगातार सत्ता में जो है 3-4 योजनाएं जो है आती है, तो एंटी इनकम्बेंसी बनना स्वाभाविक है जी। और चौधरी धर्मवीर सिंह हो चाहे राव दान सिंह हो, अब उनके ऊपर है चुनाव जीतना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अटूट आस्था रखते हैं वो तो वोट मिलेंगे ही, बीजेपी को भी मिलेंगे, और जो बीजेपी के खिलाफ विचारधारा के वोट हैं वो एकजुट होकर के राव दान सिंह के खाते में जाएंगे जी। आज जननायक जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, और जो अन्य साथी हैं जिनको ये दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रत्याशी यहां से जीत नहीं सकता, तो वो जो है राव दान सिंह से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी को हराना ही है जी।
अब ये दो कैंडिडेटों के बीच में इतनी कांटे की टक्कर है कि ये जीत 10,000 से वो जीत जाए, दान सिंह जीत जाए, 10,000 से धर्मवीर जीत जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अच्छा जी। अगर कोई बीजेपी का लीडर दिमाग में ये वहम रखता हो ना कि पिछली बार 4 लाख वोटों से जीते थे और अब की बार 2 लाख से तो जीत ही जाएंगे, उनका बहम अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो बहम निकल जाएगा। अच्छा। आज खास तौर से चौधरी धर्मवीर को आपने पूछ ही लिया तो मैं बता दूं कि इस विचारधारा से निकलना पड़ेगा कि मैं किसी का जो हो कि नहीं कोई एहसान जो है ना लूं और चुनाव जो है मेरे अकेले के दम पे या मेरे परिवार के दम पर और चुनाव में जीत हासिल हो जाएगी। चौधरी धर्मवीर सिंह हो चाहे राव दान सिंह हो, उनको ऐसे आदमियों की पहचान करनी पड़ेगी। अभी चुनाव में समय जो खुद पॉलिटिकल दरवाजों के चक्कर नहीं काटते जी, लेकिन वो प्रचारक बहुत तगड़े हैं, वक्ता बहुत तगड़े हैं। उन वक्ताओं को अपने मंच पर जगह देनी पड़ेगी, उन वक्ताओं से अपील बनवानी पड़ेगी और उन सब लोगों से ये सब काम जब करवा पाएंगे जब वो लिस्ट बनाएंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज ऐसे लोगों के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो रोजाना उनकी हाजिरी भरते हैं, पता लगाएं कि शहर में या गांव में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो वर्किंग में तो बहुत तेज पड़ते हैं लेकिन जो है कोठियों के चक्कर नहीं काटते और उनकी जो है ज्यादा हाजिरी देने की आदत नहीं है। उन लोगों की पहचान करके और उनको जो है व्यक्तिगत मैसेज जो है दे करके और उन लोगों को अपने निवास स्थान पर बुलाना पड़ेगा। जैसे कम से कम 200 आदमी नए प्रचारक बनाने पड़ेंगे जो घर बैठे हैं, कभी किसी पॉलिटिकल दरवाजे के ऊपर गए ही नहीं, लेकिन वो समाज में प्रभावी हैं। समाज में प्रभावी। आज ना ही तो दान सिंह को ये पता है कि पब्लिक के अंदर मुझे क्या कहना चाहिए, और मेरे बड़े भाई हैं धर्मवीर सिंह और हमारा भाईचारा का भी बहुत बड़ा नाता है। लेकिन मैं जो है कि नहीं इस चुनाव में चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी कुछ जो है कि नहीं बातों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एक तो चौधरी धर्मवीर से जिनके दिल मिले हुए हैं ना, वो लोग भी जब कोठी के ऊपर जाते हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह जब बैठे होते हैं बातचीत करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं संकोची स्वभाव के, जो धर्मवीर सिंह को नमस्ते करी और धर्मवीर सिंह उस नमस्ते का गर्दन हिला करके जवाब नहीं देते, अपनी जिस मुद्रा में बैठे उसी मुद्रा में बैठे रहते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि ये सब अपने हैं, लेकिन सब अपने हैं, लेकिन उनको इस बात की आवश्यकता है कि कोई नमस्ते करे तो बराबर में वो ये भी महसूस करे कि धर्मवीर सिंह ने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हारी उपस्थिति यहाँ दर्ज है। वो कोई बात लेकर के आता है तो वो ये संकोच करके उल्टा लौट जाता है, पता नहीं धर्मवीर मेरे को जानता है नहीं जानता है। एक तो ये बात जी। दूसरी बात, धर्मवीर सिंह के या चाहे रावदान सिंह हो, बात एक ही है। रावदान सिंह को भी आदमी पहचानने की जो हो कि नहीं अगर नहीं आर्ट है तो उसको भी जो हो कि नहीं जहाँ बैठे हैं और आदमी आते हैं तो उनको नमस्ते स्वीकार करना पड़ेगा। रावदान सिंह में भी एक समानता, कोई मिलाता है तो रावदान सिंह खुद अटेंड करते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह में भी ये जो है कि नहीं गुण है कि मैं मोबाइल मिलाऊंगा तो चौधरी धर्मवीर सिंह खुद अटेंड करेंगे। धर्मवीर सिंह अपने मन से किसी का अनादर नहीं करते, कोठी में जाते हैं, ये धर्मवीर सिंह की बड़ाई भी है शहर में। लेकिन जो है कुछ जो मतलब कमी है वो ये है कि जाने वाले को ये एहसास नहीं कराते कि मैं तेरे को पहचान गया हूं।
ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, चाहे दान सिंह हो चाहे धर्मवीर सिंह हो, इनको जो है, जो लोग कोठी पर नहीं आते लेकिन उनके आदमी हैं, उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके कोठी के ऊपर मैसेज दे के बुलाना पड़ेगा। आम कार्यकर्ताओं से अलग उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी और उनको ये कहना पड़ेगा कि आज स्थिति जो है इस प्रकार की है कि अगर आप लोग अपनी दुकानों में बैठे रहे या अपने खेत में बैठे रहे या जो हो कि नहीं और कार्यों में ये लगे रहे, तो चुनाव जो हो कि नहीं, अगर धर्मवीर हार गया ना तो ये हार आपकी होगी, भिवानी की जनता की होगी खास तौर पर। क्योंकि आज तक तो ये पोजीशन थी कि टॉप लीडरशिप भी या सभी मुख्यमंत्रियों के निवास यहाँ होते, एमएलए एमपी के निवास यहाँ होते। आज जो है कि नहीं धर्मवीर सिंह हारता है तो इसका मतलब ये है कि भिवानी तो खास तौर से हार गई। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये अमेंडमेंट जो है करने पड़ेंगे। अब मैं आपको लोकल राजनीति में ले गया, आपको मैं लोकल राजनीति में के ऊपर कोई भी बात नहीं कहना चाहता था। लोकल राजनीति के ऊपर आपने मेरा मुंह खुलवा दिया। मेरे दोनों भाई हैं और दोनों जो है कि नहीं खूब मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरी आस्था बीजेपी गवर्नमेंट में है। क्योंकि देश का जो स्थान बीजेपी की गवर्नमेंट ने बनाया है, आज पूरे संसार में हमारे देश के प्रधानमंत्री का लाल कारपेट बिछा करके स्वागत होता है। ये विदेश नीति का परिणाम है जी। एक बात मैं आपको और खास बता दूं जी, विपक्षी पार्टियां खास तौर से राहुल गांधी, जिसको कोई समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे बोलना चाहिए। जिन लोगों ने भी उसका नाम पप्पू रखा, तो पप्पू तो उसने अपने आप को साबित जगह जगह पर कर रहा है। ठीक है। अग्निवीर योजना जो भाजपा सरकार लेकर के आई जी, लोगों को गुमराह किया जा रहा है अग्निवीर योजना के बारे में। और हमारे जो मतदाता हैं, ग्रामीण इलाकों के जो किसान हैं, ग्रामीण इलाकों से ही उनके बच्चे ही जाते हैं फौज में भी। बिल्कुल सही है। और अग्निवीर भी वही बने हुए हैं जी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि अग्निवीर योजना एक इतनी बढ़िया, मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट लेकर के आई है ये स्कीम, तो जो उम्र बच्चों को बेरोजगार रहने पर, इधर उधर भटकने से, ड्रग्स की आदत डाल सकती थी या अन्य किसी भी प्रकार से उनके भविष्य को चौपट कर सकती थी, जो जवानी का समय बिगड़ने का और बढ़ने का होता है, उस समय में अग्निवीर स्कीम के तहत जो भी नवयुवक फौज में गया है वो अपने चरित्र का भी निर्माण करके लौटेगा और उसको जो नहीं स्किल डेवलप करने का भी वहां जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है जी। और जब वो 5 साल बाद में आएगा समाज में, 4 साल बाद में, तो वो एक मजबूत व्यक्तित्व का धनी होगा, उसकी समझ विकसित होगी, वो अपना कारोबार करेगा तो भी उसका चलेगा। जैसे MBA का कोर्स होता है ना, मार्केटिंग का अनुभव बनता है। इस प्रकार से अग्निवीर योजना में जो भी नवयुवक वहां भर्ती पाए हुए हैं, वो सब प्रकार का, ना ही मार्केटिंग का, वो सब प्रकार का, युद्ध करने का भी, मार्केट करने का भी, लघु उद्योग लगाने का भी, सभी प्रकार का प्रशिक्षण उसको मिलेगा, जो प्रशिक्षण माँ बाप नहीं दिलवा सकते, कभी भी नहीं दिलवा सकते, कितने ही पैसे खर्च करके नहीं दिलवा सकते जी। आज जो कि नहीं हमारे व्यापारी वर्ग हैं, हमारे व्यापारी वर्ग के बच्चे जो है कि नहीं, कोई इंजीनियरिंग करने के लिए जाता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए जाता है, कोई कुछ बनने के लिए जाता है, कोई कुछ बनने के लिए जाता है जी। लेकिन वो अनुशासन में कहीं नहीं रहता, हॉस्टल्स में रहता है। जरूरी नहीं वो शिक्षा प्राप्त करके घर आए, क्योंकि उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन तो लागू है ही नहीं, किसी की देख रेख में तो है ही नहीं। हम पैसे भी खर्चते हैं और हमारे बच्चे जो है रास्ता भी भटक जाते हैं। लेकिन जिन माँ बाप के बच्चे अग्निवीर बन गए ना,
वहां उन बच्चों का भविष्य खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। नए जीवन का निर्माण होगा। नए जीवन का निर्माण होगा। और दूसरी बात, मैं कान खोल दूं, कांग्रेस के जो है ना, खास तौर से जो सबसे सीनियर नेता जो है राहुल गांधी है, जो बार बार जो है पब्लिक में बकवास करते हैं, उनके मैं कान खोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा जो दे रही है ना, वो नारा अगर कामयाब हो गया ना तो ये कहां मुंह दिखाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे प्लस पॉइंट है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है, जो टॉप लीडरशिप थी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित किया है कि सारी उम्र के लिए एक आदमी जो है प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर सकता। हमारी जो नई जनरेशन है उसको भी आगे लाना होगा। हरियाणा में भी क्या? हरियाणा में भी, हरियाणा को ये छूता थोड़ी है। मतलब नई जनरेशन को ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है कि हम अगर राजनीतिक अखाड़े में अगर अपने जो है गुर आजमाएंगे तो हमारे को पहली बार विधायक बन के भी सीएम बनाया जा सकता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। कांग्रेस गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत कहां है कि वो जो इतनी बड़ी लीडरशिप को किसी भी तरह समझा करके और युवाओं को मौका दे दे। आज जो है शिवराज चौहान बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है, संतुष्ट नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया संतुष्ट है। और जो अपने रमन सिंह है, किसने पार्टी छोड़ी बताओ? बिल्कुल सही है। त्याग की भावना जो है पैदा की है उन लोगों के अंदर। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, केजरीवाल साहब ने कह दिया कि अब की बार नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे, अमित शाह को बनाएंगे। अरे भाई, पहले अपना घर संभाल। आती सी जो हो कि नहीं मैदान में नहीं दिखाई दे रही। एक विदेश जो है भागा हुआ है? और कल मारपीट की घटना जो है हुई है। स्वाति माल को घर पे बुला के सीएम हाउस में मारपीट की है। अरे कौन प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा? कौन उत्तर प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा? अरे तू अपने घर को तो संभाल ले भाई। अपने घर में तेरे जो हो कि नहीं कितना जो हो कि नहीं बड़े कांड हो रहे हैं, कितने घोटालों में आप सरकार फंसी हुई है। अपना जो हो कि नहीं, केजरीवाल साहब हमारे समाज के हैं। हमने आज तक 60 साल की उम्र हो गई, दिल्ली में सरकारें जो हो कि नहीं बनी है किसी की, कोई पार्टी की, और सेंटर में अपोजिशन पार्टी की बनी है। कभी किसी मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल से झगड़ा करके और दिल्ली का विकास रोकने की कोई चेष्टा नहीं की जी। और ये केजरीवाल साहब जब से सीएम बने हैं, इनका काम एक रहा है कि पब्लिक के काम जो करने की बजाय जो योजनाएं जो है केंद्र सरकार ने जनहित में लागू कर रखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बजाय सुर्खियों में बने रहने के लिए एलजी से जो है टक्कर मारता रहा है। ये जो है बहुत ही दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का। पंजाब में भी जो है आपकी सरकार है, कुछ दिन में वहां भी पब्लिक समझ जाएगी ठीक है गलत है जी। और केजरीवाल साहब को करना यह चाहिए था कि वो इतने ऊर्जावान नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके अपना अस्तित्व अलग बनाए रखते जी। कदम से कदम मिला करके और अधिक फायदा दिल्ली में पंजाब में पब्लिक को दिलवाना चाहिए था जी। और आशरत अगर प्रधानमंत्री की बनने की है तो वो एक दिन में पूरी नहीं होती जी। कुछ समय जो इतने बड़े जो नेता है जिनके आगे पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष झुकते हैं, उनको चौथी पास मेरे से सीख लो, मैं आईटी कर रखी है। अरे आईटी तो और भी तेरे सहपाठियों ने बहुतों ने की होगी। इधर राहुल गांधी सारा दिन सो रहे अदानी अडानी अदानी अडानी अंबानी,
अरे भले आदमी, देश में कारपोरेट जो हो कि नहीं, जो भी शख्सियत है वो एक दिन में बनी है क्या? उन्होंने कितनी मेहनत की है जी। और वो बने हैं जी। कांग्रेस सरकार में। धीरू भाई अंबानी तो कांग्रेस सरकार में जो हो कि नहीं स्थापित हो गया था, बिल्कुल और अडानी भी हो गया था। बिल्कुल। आज जो है अंबानी के बारे में जो है दुष्प्रचार करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब ये अंबानी नहीं आया था और कांग्रेस की सरकार थी, यहां से हिसार भी फोन मिलाना पड़ता था, तो 8-10 मिनट के ही 100 रुपए चार्ज हो जाते थे एसटीडी के ऊपर। सही है। और ये अंबानी का ही चमत्कार है कि आज 400 रुपए महीने में पूरी रात वीडियो कॉल के ऊपर पब्लिक बात करती है। 200 रुपए में 1 GB मिलता था। अब तो सारा दिन नेट चला और पूरी जानकारी लो गूगल से, कितनी जानकारी लो। सही है। महंगाई 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 महंगाई। अरे तुम कहते हो गैस का सिलेंडर हम थे तब 500 रुपए का था, अब 1000 रुपए का हो गया। अरे भले आदमी हो, 500 रुपए में सिलेंडर कितने मिलते थे? ब्लैक में 1500 में सिलेंडर लेना पड़ता था। पब्लिक को कभी ये पता ही नहीं था कि इस प्रकार से सिलेंडर घर में आ जाएंगे। सुबह लाइन में लगते थे, शाम को कहीं जाकर के सिलेंडर बुक होता था। आज जो है फोन के ऊपर मिस कॉल मारो और कितने ही सिलेंडर लो। सही बात है। और जो पात्र है उनको सब्सिडी मिल रही है, उनको वैसे मिल रहा है। तो ये जो सरकार सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देख लो, हाईवे देख लो। चंडीगढ़ हम भिवानी वाले जब 6 घंटे में जाते थे, आज 3 घंटे में जा पाते हैं। हुड्डा कहता है कि मैं जो हरियाणा प्रभावशाली हूं, मेरा बड़ा जनाधार है। तो मैं खास तौर से भिवानी के बारे में बता दूं कि भिवानी के चारों तरफ जो है लगभग 20 किलोमीटर के आगे जो होगा नहीं, जो भी मतलब रोहतक एरिया पड़ता था, विकास वहां तक सड़क बनी। भिवानी लिंक नहीं किया उस सड़क का। आज वो भिवानी के लोगों को ये सोचता है कि भाई मैं जो हो कि नहीं, मेरे कहने से रावदान सिंह को वोट दे देंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जब मुख्यमंत्री नहीं बना था तब आप पता कर लेना, मैंने 2003 में ओम प्रकाश जिंदल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पब्लिक मीटिंग घंटा घर पर मैंने करवाई थी। वासुदेव शर्मा और मैं संयोजक थे उस रैली के जी। और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी होते थे, उनके पसीना आ गया था। बंसीलाल ने 10 दिन पहले उसी स्थान पर रैली करी थी। उस रैली में जितने आदमी आए थे उससे 1.5 गुना आदमी उस रैली में आए थे। और ओम प्रकाश जिंदल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक तालमेल बना था, वो मेरे रेजिडेंस पे उस दिन रैली के बाद मेरी रेजिडेंस पर खाना था, तब बना था। और जिंदल साहब की मेहरबानी से हुड्डा शुरू में सीएम बने थे। ठीक है। और हुड्डा का राज भी 10 साल तक भगवान की दया से बढ़िया राज रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे मित्र हैं, हुड्डा जी भी मेरे मित्र हैं। मैं आपको बता दूं, राजनीति में मित्रता सभी जो प्रखर जो नेता है उन सब के साथ मेरा, किसी के साथ 2 दिन, किसी के साथ 10 दिन, किसी के साथ फोन फ्रेंडशिप। रणजीत चौटाला मेरे बहुत ज्यादा जो हो कि नहीं करीबी है, फोन फ्रेंड है मेरे जी। तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो हुड्डा सरकार ने भिवानी की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और जो है कि नहीं, एक तो मैंने आपको बताया था, बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकर्ता निरुत्साहित नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है, साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आज तुम कार्यकर्ता और कल मुख्यमंत्री बन सकते हो। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये विपक्ष नियत का इतना खोट है इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में कानून बनाए थे, इन लोगों ने जो है अपने आदमी किसानों के नाम से बैठा दिए वहां, और 1.5 साल तक वो धरना चला। जो अध्यादेश आया था अगर वो लागू हो जाता तो ये विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहती।
किसानों का इतना बड़ा हित उसमें छुपा हुआ था। मगर जो है कि नहीं, भाग्य की विडंबना है, जैसे जो है अपना SYL का पानी है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया था। राजीव लौंगोवाल समझौता किया था राजीव जी ने, बहुत बड़ी शख्सियत थे वो राजीव जी। प्रधानमंत्री तो मैंने उनके मुकाबले में देखा ही नहीं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी को भी राजीव जी से कुछ कम नंबर ही देना पसंद करूंगा। राजीव गांधी वो शख्सियत थे, उनका जो कि नहीं इतना सौम्य स्वभाव था, उसके चेहरे के ऊपर इस प्रकार की आभा थी, शालीनता से जो है बोलते थे, शालीनता से सब कुछ होता था, सारा प्रोग्राम। और राजीव लौंगोवाल समझौता पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी जी। अगर वो लागू हो जाता तो चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में सभी जगह नहरों में पानी जो है कि नहीं, नहरों का पहले निर्माण करवा चुके थे, जाल बिछा चुके थे। अगर वो समझौता लागू हो जाता तो इधर पंजाब से पानी छूटता और इधर पूरे दक्षिणी हरियाणा में खास तौर से सिंचाई का पूरा साधन हो जाता जी। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते उस समय चौधरी देवीलाल ने जल युद्ध छेड़ा था और वो समझौता जो है निरस्त हो गया। और आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी हरियाणा में SYL का पानी नहीं ला सकी। जहां तक राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के सपने देखने की बात है, उसको ना ही तो ये पता कि इतने बड़े पद पर आसीन होने के लिए किस प्रकार से तो पब्लिक मीटिंग में बैठा जाता है, सीनियर लीडर के सामने टांग के ऊपर टांग कर रख के बैठ जाता है, पीछे हाथ बांधे रखता है, कभी बोनट के ऊपर बैठ जाता है रैलियों में, कभी कुछ सारी बचकाना हरकत है। और इसको जो है कांग्रेस पार्टी झेल रही है, और यूं झेल रही है कि औरों में से दूसरे को कोई और नहीं बनने देता, इसलिए झेल रही है। और इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को, इसका भी लाभ मिलने जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ऐसा नहीं है जो दूर दूर तक दिखाई देता हो। जनता अपना वोट खराब नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी तो देश का, आम नागरिक का, जनता का, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सबका भला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हो सकता है जी। और इसके सिवा अगर कोई किसी विकल्प के ऊपर, कोई अपना निजी काम ना होने के ऊपर नाराज हो तो ये नाराजगी दूसरों से भी पूरी नहीं हो सकती, दूसरी पार्टी भी नहीं कर सकती। एक भारतीय जनता पार्टी को जो अपने शासन प्रशासन में सुधार करने की गुंजाइश है और एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बना है, वो मैं और डिस्क्लोज कर दूं जी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का विकेंद्रीयकरण करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता का कुछ ही लोगों के बीच में जो है केंद्रीयकरण करके रख रही है, इससे अफसरशाही बेकाबू होती जा रही है। सही कहा। आज माहौल ये है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मजबूती के साथ जो हो कि नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो मैं बयान दे रहा हूं ना, ये मैं इसलिए नहीं दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगले 50 साल भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और अपनी नीति में अमेंडमेंट करे। जो लोकल लीडरशिप हैं, जो लोगों से वोट मांगते हैं,
उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। अपने अधिकारियों को अपने जो जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, ग्रामीण स्तर के जो नेता हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो और लीडरशिप है, यहां जो हो कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तो जो एंटी इनकम्बेंसी का कारण है वो ये है कि जब वोट चुनाव हो जाता है, जीत जाते हैं, तो उसके बाद में जो जब जनता जाती है तो उनका जवाब ये होता है कि अफसर भाई सुन नहीं रहे। जहां पटवारी 500 रुपए लेता था इंतकाल के, वहां 5000 रुपए तो इंतकाल के लगन लग रहे हैं। रजिस्ट्रियों में भारी भ्रष्टाचार है। तहसीलदार मार्किंग भी करने के 2000 रुपए जब नहीं मिले तो मार्क भी नहीं करता किसी चीज को। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है सभी महकमों में, जो कभी नहीं हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट की ये एक उपलब्धि थी कि अधिकारी कांपते थे। अगर अखबार में उनके खिलाफ एक न्यूज आ जाती तो उसका संज्ञान हो जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़े से बड़े एजिटेशन से जो डरती नहीं है। यह सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पब्लिक से नहीं डरोगे तो किससे डरोगे? अगर कोई एजिटेशन हो रहा है तो उसकी जो समीक्षा होनी चाहिए, और अगर कोई अमेंडमेंट होकर के जनहित में होता है तो करना चाहिए। अब लोकल लीडरशिप जो है के पास जाए जनता, तो उसकी सुनते नहीं है अधिकारी। वो कहते मेरे पास पावर नहीं है। पावर नहीं, प्रयास भी किया है। चौधरी धर्मवीर सिंह भी प्रयास करते हैं, घनश्याम भी जो एमएलए है सराफ, वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन अफसरशाही को ये पता है कि इनको ट्रांसफर करवाने तक की पावर नहीं है। वो क्यों सुनेंगे इनकी? अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है और 50-100 साल शासन करना है तो सत्ता का विकेंद्रीयकरण करना होगा, सत्ता का बंटवारा करना होगा, और ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस समय नारा चल रहा है 400 पार का, तो क्या आपकी दृष्टि में ये 400 पार की नाव पार लगेगी या नहीं लगेगी? देखो, जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 3 से 4 लाख वोटों से जीत रहे थे, वहां जो हाईकमान जो शीर्ष नेतृत्व है वो मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि जीत तो हमारी हो जाएगी, 3-4 से नहीं थी तो 50,000 से हो जाएगी। जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से होती है। और जो सीट कंटेस्ट में थी, थोड़े मार्जिन से जीती थी या नहीं जीती, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया जा रहा है। ये बहुत ही परिपक्व राजनीति की जो कूटनीति होती है उसको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड है उसको कूटनीति का पता है। सीटें तो जो आएंगी भारतीय जनता पार्टी को, और 400 पार का नारा भी जो होगा नहीं देना पड़ेगा। अब 400 पार का नारा वो दे सकता है जिसको बहुमत का पूरा भरोसा हो। राहुल गांधी कैसे दे देगा 400 पार का नारा? वो 400 पार के नारे का मजाक उड़ा रहा है। पहले जो होगा नहीं, पहले वो एक बार खुद तो दे करके देखे 400 पार का नारा कैसे दिया जाता है। जो 40 पार होने की स्थिति में नहीं है, वो बहुमत से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अमन जी, आप देख लेना, पिछली बार तो मैंने कहा था 302 प्लस सीट आएगी एनडीए के, और आज आपसे मैं कह रहा हूं कि 278 प्लस सीट आएगी। 278 से तो कम नहीं आएगी, और ये 300 के नजदीक सीट जो है जाकर के बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान तो उठाना ही होगा इस चुनाव में, क्योंकि भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है। जीरो टॉलरेंस जो है होने की बजाय 10 गुना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अधिकारी बेखौफ हैं, और कोई भी मतलब लीडरशिप जो है इस बारे में इसलिए नहीं बोलती। किसान भी नाराज हैं। किसानों की नाराजगी तो जो विपक्ष का जो है वो है दुष्प्रचार है।
किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया 3 कानून लेके आई थी। अगर वो लागू हो जाते तो ये विपक्षी वोट मांगने लायक ही नहीं रहते। दूसरी, आपका भरम निकाल दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो 278 से ऊपर सीटें जो मैं बोल रहा हूं 300 के नजदीक, वो किसानों की वजह से ही आएगी। अच्छा। क्योंकि किसानों के बच्चे ही आज सेना में है, उनके लाडलों की जान ही मतलब देश के ऊपर न्यौछावर होती है, आम पब्लिक की नहीं होती। उनको ये पता है कि आज हमारे लाडले फौज में सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, किसी देश की हिम्मत नहीं है कि हमला करे भारत के ऊपर और हमारे बच्चे शहीद हों। अग्निवीर योजना में जिनके बच्चे गए हुए हैं वो जानते हैं कि हमारा कितना बड़ा भला जो है हमारे बच्चों का कर रही है सरकार। किसानों से ही ये बीजेपी जीतेगी अब की बार। व्यापारियों की जो पार्टी कहलाती थी, अब की बार आप ये समझ के चलिए ये किसानों की पार्टी है। केडिया जी, यदि कांग्रेस की बात करें तो उसके बारे में आपकी क्या धारणा, कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस की बदले हुए हालात में करीब 60 से 65 सीटें आएंगी कांग्रेस की। 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। बस सीटें इतनी आएगी, 60 से बस 60-65 सीट आएगी। राहुल गांधी जो हो कि नहीं दोनों जगह से हार सकता है, वायनाड से भी हार सकता है, रायबरेली से तो हारेगा ही, क्योंकि दोनों तरफ की जनता भ्रमित है कि ये हमारा होगा किसका होगा। घर में बहू एक की हो तो हस्बैंड ने अच्छी लग गए है, और वह बहू जो हो कि नहीं 4 यार और रखती हो तो वो जो हो कि नहीं अच्छी थोड़ी लगेगी बहू। लगे हाथों केजरीवाल का भी भविष्य बता दीजिए, जेल में ही रहेंगे या कुछ राजनीतिक डेवलपमेंट होगी उनके जीवन में? केजरीवाल का तो मैं ये कहूँगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब स्थिति हो गई है, वो चाहे जेल में रहे या बाहर रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब जो होगा नहीं इसका नंबर सत्ता में नहीं आएगा। क्या तीसरे स्टेट में जा पाएगा या इससे डाउन आएगा? तीसरे स्टेट में नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब जो है अब जो है ना ये इसका मनोबल जो होगा नहीं इस लोकसभा चुनाव में ही टूट जाएगा। इसके दिमाग में ये है कि रोड शो में जो है पब्लिक में अपने आदमी से थप्पड़ मरवा लो और सहानुभूति अर्जित कर लो, इस प्रकार से राजनीति में आया है और मुख्यमंत्री बन गया। भगवान ने सुन ली, हमारी बिरादरी का भाई है और हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन वो समझदारी से नहीं चल रहा। उसको ये घमंड हो गया कि मैं आईटी टॉपर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को मालूम है, मेरे से सीखो। केजरीवाल जब तक पूरी उम्र स्टूडेंट हूं इस भावना से नहीं चलेगा ना, सीखने की पूरी उम्र होती है। कोई आदमी पढ़ा लिखा अपने आप को ये कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब पता है, यही गलती खाई है केजरीवाल ने। केजरीवाल ने जब सीएम पद से रिजाइन दिया था शुरू में, तब तो मैंने पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल को ये कहा था कि आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। राजनीति में आप आए, राजनीति में इस प्रकार से जो आपने रिजाइन कर दिया तो दोबारा क्या जरूरी है आप बनो और आपकी विचारधारा देश के ऊपर लागू हो, क्योंकि मैं भी प्रभावित था जी। और वो दोबारा बने। अब वो अरेस्ट होने के बाद भी करें जेल से सरकार चलाऊंगा, भले आदमी, जेल से सरकार कदे चली है, जेल से तो जो है भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जब सीएम का कोई वो ही नहीं रहा, अस्तित्व ही नहीं रहा, सीएम जेल में है तो कौन मतलब जो है कि नहीं, ना नोमन तेल हो और ना राधा नाचे। अमन जी अरविंद ने अपनी जो है कि नहीं जो मतलब एक घमंडी टाइप का जो उनका दिमाग, ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगा मैं इसको शुद्ध संसदीय भाषा में, ओवर कॉन्फिडेंस, और ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस वालों ने इसके अंदर डाला। उनके दिमाग में ये थी कि कांग्रेस की खटिया खड़ी करके ये 2 जगह सरकार बनाएगा, अभी इसकी खटिया ऐसी खड़ी कर दो, बेवकूफ हो रहा है ये, बनिया बावन बुद्धि वाला बनिया तो रहा नहीं,
ठीक है, रात दिन प्रधानमंत्री का पद दिखाई देता है। और इसकी जगह जो होगा नहीं, प्रधानमंत्री निवास की बजाय तिहाड़ बना दो। ये बीजेपी गवर्नमेंट की मेहरबानी नहीं है कि तिहाड़ का जो होगा नहीं सफर कर रहा है केजरीवाल, ये कांग्रेस सरकार की मेहरबानी है। जो मतलब कांग्रेस जो मतलब पार्टी है उसकी मेहरबानी है। वो इसको इस प्रकार से चाबी भरती है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो इसकी चाबी जो है पूरी होगी। केजरीवाल जो है ना राजनीति में मतलब कभी भी जो है नहीं राजनीतिक पटल पर आके दिखाई नहीं देगा। इसका कारण ये है कि जब मुख्यमंत्री बना था तो उसको कम से कम 10 साल सीखना चाहिए था जी। इसको राजनीति में मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन देश चलाने के लिए और अपना जो है नहीं बिना कोई मतलब तकरार किए लोगों का समर्थन, राजनेताओं का समर्थन पाने के लिए कुछ समय तक स्टूडेंट बनकर रहना पड़ता है, गुरु मानना पड़ता है। गुरु तो गुरु ही होते हैं, चेले चेले ही होते हैं। ये अड़ज पड़ज हो गया, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। एक जो है नहीं राजा के देश में जो है नहीं टके सिर बाजी और टके सिर खाजा जो है बिकता था, तो वहां गुरु चेले जो है नहीं गए थे। चेला जो है नहीं लालच में वहां फंस गया था, और गुरु ने ये कही थी भाई जब ज्यादा फंस जा तो मैंने याद कर लिया। तब जो है नहीं उस चेला ऐसा फंसा कि उसको फांसी का ऑर्डर दे दिया राजा ने। तब उसने गुरु को याद किया, गुरु जी आए, उसके कान में बात कही, उसको दाव बताया। तो जब फांसी पर चढ़ाने लगे तो गुरु जी बोले भाई राजा साहब फांसी जो होगा नहीं मैं टूटूंगा, चेला ने छोड़ दो। वो नु का मैं टूटूंगा, चेला का मैं टूटूंगा, गुरु जी का मैं टूटूंगा। राजा बोले अरे बुलाओ अंदर, मेरी ये असंसदीय भाषा बोल गया, हरियाणवी पृष्ठभूमि से हूँ, बुलाओ दोनों को बुला। अरे क्या बात है, लोग फांसी से बचना चाहते हैं, थमनू को वो कैसे मैं टूटूंगा, वो कैसे मैं टूटूंगा। तो गुरु जी ने बोला जी इस टाइम जो फांसी टूटेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, ठीक है। तो वो राजा जो है बोले मारी फांसी हम टूटेंगे, थारा के मतलब ठीक है गलत है। तो राजा जो है फांसी टूट गया। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जो है कहीं के दिमाग में ये आ गई, एक दिल्ली का मशीन बन गया, पंजाब का बन गया, और इन कांग्रेस वालों ने जचा दी कि इस टाइम जो फांसी टूटेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, वो सीधा प्रधानमंत्री बनेगा। वो प्रधानमंत्री मतलब सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो इसमें वो बनेगी, ठीक है ना। मैं दोबारा जो हो कि नहीं आपको जो है टेंटेटिव जो हो कि नहीं आपको बता दूं आज के हालात। भारतीय जनता पार्टी 278 प्लस सीटों से जो है सरकार बनाने जा रही है, और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होगा। केजरीवाल चाहे कुछ भी कहता रहो, और नरेंद्र मोदी को ही पब्लिक जो है वोट दे रही है। और रही बात अमित शाह की बनने की, इस केजरीवाल को ये नहीं पता कि जो अमित शाह नरेंद्र मोदी का भी फूफा है, यो बड़े बाद में और 50 साल को नहीं हल है, ठीक है ना। और जहां तक योगी जी की है तो भारतीय जनता पार्टी में इस बात का तो त्याग करके ही बड़ा पद मिलता है कि आपको जिस दिन जो है कि नहीं शीर्ष नेतृत्व कहेगा उस दिन सीट छोड़नी पड़ेगी, और वो जो त्यागी स्वभाव का है उसी को ही बैठाते हैं। अगर योगी यूपी से जाएगा तो कहीं और जो है कि नहीं बड़ा चमत्कार करके दिखाएगा, और उस समय की प्रतीक्षा करो। केजरीवाल भी राहुल भी कहीं जो है कि नहीं भीड़ के अंदर राहुल अपनी बहन के कंधे के ऊपर हाथ रख के चलता है, कभी सरेआम जो है कि नहीं उसकी पप्पी लेता है। अरे भले आदमी प्रधानमंत्री के लायक स्टेटस बना, अपने पिताजी से सीख। वो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के कद के मुकाबले मैं दावे से कह सकता हूं आज मोदी भी नहीं ठहरता कहीं। के लिए जी काफी आपने जो देश की राजनीति है और जो देश की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज व्यक्तित्व हैं उन पर आपने काफ़ी विस्तार से अपने विचार रखे। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें और केडिया जी के इस इंटरव्यू पर नीचे अपना कमेंट्स ज़रूर करके अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। केडिया जी
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, बहुत यूट्यूबर हैं, लेकिन आपका एक स्टेटस है, आप सदी हुई बातें करते हो, और जो है आपने मुझे इस लायक समझा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और आपके जो चैनल को चाव से देखने वाले हैं उनको भी धन्यवाद। नमस्कार।